अंशुल सर, जाते जाते आपसे आपकी एक टॉप पिक आज के मार्केट से जानना चाहेंगे सर। फिर मांगेगा तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, दूसरा एक जमुना ऑटो बहुत बेहतरीन लग रहा है, लेकिन ओके। हर चीज बिना स्टॉप लॉस के साथ, मतलब कोई भी चीज बिना स्टॉप लॉस के बिना नहीं करना है। जी। बजट सामने खड़ा है, अगर बड़ा सेल ऑफ आता है तो फिर आप अच्छा बुरा कुछ भी ले लीजिए, स्टॉप सब में ट्रिगर होंगे। तो जमुना ऑटो बहुत बेहतरीन लग रहा है। सुबह वाले शो में भी मैंने चार्ट शेयर करके रीडिंग बताई थी कि कैसे करनी है। तो जी। 114 या 104 रुपए का स्टॉप लॉस जो भी कंफर्टेबल लगे। 114 ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा डीपर लेना है तो 104 का ले सकते हैं। बट ये स्टॉक पोटेंशियल रख रहा है कि ऑल टाइम हाई जा सकता है। इसका ऑल टाइम हाई है 100 143 रुपए 90 पैसे, और वो निकलता है तो फिर 170 175 तक भी जा सकता है। बजट सर पे खड़ा है। रेलवे डिफेंस पीएसयू में तेज सेलिंग आने की पूरी पूरी मोर देन 90% पॉसिबिलिटी है। उसका रिपल इफेक्ट पूरे मार्केट में अगर आया तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी आएगा। नहीं आया तो ये सेल ऑफ इन तीन सेगमेंट तक सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर ये आगे रिपल इफेक्ट आया तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो एकदम इवेंट सर पे खड़ा है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कैश हाथ में रखिए, स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए, तूफान निकल जाने दीजिए, जिंदा रहे इस तूफान में तो फिर आगे बहुत पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इस समय अगले 2 4 5 6 दिन आपकी मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप कैसे सरवाइव कर लें इस तूफान को, ताकि फिर जब इजी एनवायरनमेंट आए तो बड़ा पैसा कमाने के लिए आप और हम साथ बने रहें। ओके, तो जमुना ऑटो अंशुल सर की यहाँ पर टॉपिक रहेगी, जिसके लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस सर ने दिया है 104 से 114 के बीच में, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हों। टारगेट अगर 143 जो इसका हाई है उसको क्रॉस करता है तो उसके बाद 170 175 तक के लेवल्स भी इसमें आ सकते हैं, और करंट मार्केट प्राइस है 124 125 के आसपास। अंशुल सर, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें? देखिए, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं कोई भी हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास जरूर हो सकते हैं। स्पेशली जमुना ऑटो तो आज ही रिकमेंड किया है, आज या कल रिकमेंड किया है क्लाइंट्स जी। को, मतलब क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होगा जमुना ऑटो। ओके, थैंक यू अंशुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, आस्था मैम हमारे साथ हैं, और आस्था मैम के साथ यहाँ पर डिटेल में मार्केट के बारे में बातचीत करने वाले हैं, और जो दर्शकों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है टाटा टेक पर। ये पूछे हैं कि 783 रुपीज़ मैम इनका बाइंग प्राइस है। अब टाटा टेक में इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अभी ये एक दायरे में ही है, लेकिन जो इसमें झुकाव है वो जी। नीचे की तरफ बन रहा है। तो पहली चीज ये क्लियर रख लें कि थोड़ा वीक ये हो सकता है, और बजट एक बड़ा इवेंट है। बिल्कुल। तो उसका अगर वहां पे कुछ भी नेगेटिव आया तो वीकनेस गहरा सकती है। तो इनकी खरीद काफी ऊपरी स्तरों पे है। अभी इन्हें ये जो खरीद की है इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि इनके भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और रुक सकते हैं तो फिर एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें वेट कर लीजिए। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आ रहा है, और वो लगभग आ रहा है 630 के स्तर पे। तो 630 का एक स्टॉप लॉस, माफ कीजिए, 645 के आसपास ये चल रहा है, और जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो लगभग अभी इसमें आ रहा है 600 के आसपास का। 630 नहीं है, 600 के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो 600 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबे समय में आपको वापस से 730 के ऊपर के लेवल दिखाएगा, लेकिन ये समय सीमा कुछ महीने भी रह सकती है, उसका जरूर ध्यान रखें। ओके, ठीक है मैम। चलिए, अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है नवनीत जी का। ये पूछे मैम कि टीसीएस और रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये पूछ रहे हैं कि क्या करंट प्राइस पर बाइंग इसमें कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं? अगर नहीं तो फिर किस लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला था जी। कि अभी लार्ज कैप में थोड़ा सा जहां नतीजे अच्छे हों सिर्फ वहां पे ध्यान रखिए, क्योंकि फंडामेंटल्स को आप पकड़ के चलेंगे तभी आप एक अच्छा रिटर्न इस मार्केट में कमा पाएंगे। अब अगर मैं टीसीएस और रिलायंस दोनों की बात करूं तो ये दोनों लार्ज कैप मुझे अभी नहीं लगता कि अभी ये मौके हैं जिसमें इनमें एंट्री की जाए। मौके तलाशने हैं, एलएनटी में करिए, रिजल्ट्स का भी सपोर्ट रहेगा। और अगर कल गवर्नमेंट की तरफ से बजट में, परसों गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी यहाँ जी। पे केपिक्स रिलेटेड कुछ भी अनाउंसमेंट आ गई तो ये सबसे पहले दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस की दिग्गज कंपनी ये है। तो इन्होंने जो जी। सवाल पूछा है, मैं ना तो टीसीएस के साथ जाना चाहूंगी
ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगी। लेकिन अगर लार्ज कैप में ही लगाना है तो एल&टी का ध्यान रख लीजिए। एल&टी में कुछ भी गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके तलाशिए। मेरे हिसाब से एल&टी 3900 से लेकर 3850 के जोन में मिलता है तो खरीदारी का सबसे आकर्षक लेवल होगा, वहां पे एंट्री बना सकते हैं। और इसमें फिर टारगेट सेट करेंगे 4150, 4200 का। ठीक है मैम। मैम अभी बजट का आपने जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है मैम इस बजट में किन सेक्टर्स को या किन थीम्स को आपको लगता है कि बूस्ट मिल सकता है और अगले एक साल में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? कौन से सेक्टर्स आपको लग रहे हैं मैम? देखिए, बजट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कंजम्पशन सेक्टर को भी सरकार ने काफी यहाँ पे जीएसटी के थ्रू काफी अच्छे तोहफे दे दिए हैं। तो वो एक सेक्टर है, क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये एक डिमांड भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ टेक्सटाइल सेक्टर पे जो मार पड़ी थी, जब हमने देखा था कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स हुए थे, तो सबसे बड़ी मार टेक्सटाइल्स या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी पे पड़ी। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल भी एक ऐसा सेक्टर होगा जो सरकार के फोकस में अभी भी रह सकता है, और वहां पे कुछ एक मुझे लगता है सरकार जरूर यहाँ पे कुछ एक जिसे हम कहते हैं बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकती है जो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। तो मैं अभी जो मेनली फोकस कर रही हूँ वो टेक्सटाइल सेक्टर पे है, कंजम्पशन सेक्टर पे है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ एक अच्छे अनाउंसमेंट्स होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है मैम। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है लेटेंट व्यू पर मैम। 490 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है। अभी पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज कर लें या फिर एग्जिट कर लें इसमें से? जी बिल्कुल। देखिए, लेटेंट व्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 490 इनका बाइंग प्राइस आपने मुझे बताया है, और जिस तरह से मार्केट की चाल हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तो आज तो इसने थोड़ा सा एक रिलीफ दिया है, 2-2.5% ऊपर है, लेकिन इन्हें अभी यहाँ पे एवरेजिंग नहीं करनी है। रुक जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच करिए। जो आपने ऑलरेडी पोजीशंस ली हैं उसमें बने रहने की सलाह है। नई पोजीशंस डालें, पहली चीज। दूसरी तरफ एवरेजिंग भी ना करें। एवरेजिंग क्यों नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी ये कुछ दिनों तक एक दायरे में ही हमें घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा बन चुका है 370 से लेके 430 के बीच में, यानी कि ये 60 रुपए में ऊपर नीचे होगा ये काउंटर, और उसी के दायरे में रहेगा। तो हो सकता है कि जब ये दायरे में ऊपर नीचे करे तो निचले स्तरों पे भी ये एवरेजिंग करने के मौके दे। अभी जस्ट बने रहना है इस काउंटर में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करिए अपनी पोजीशन पे, जो कि आ रही है अभी 360 के आसपास का लेवल। 360 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। सब कुछ ठीक रहा तो 430 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 470 का रखेंगे। ओके, ठीक है मैम। अगला सवाल हमारे पास मनी9 के प्राइम मेंबर हैं ये, और इनका यूट्यूब हैंडल है मजेस्टिक टेक। ये पूछ रहे हैं मैम कि ब्रेनबीज सॉल्यूशंस 360 इनका बाइंग प्राइस है। अब ये पूछ रहे हैं कि एग्जिट किस लेवल पर कर सकते हैं इसमें से? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे ब्रेन बीस की चर्चा की, और 360 इनका बाइंग प्राइस है। अब अगर मैं देखूं तो अभी ये काफी टूट गया है इनकी बाइंग प्राइस से, और ये आ गया है 270 के पास। ये एग्जिट के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार ये 310 तक जाने की कोशिश कर सकता है काउंटर। 310 के आसपास आता है तो वापस से इसी शो में चाहे तो एक बार कॉल करके अपनी पोजीशन को रिव्यू करा सकते हैं। ठीक है मैम। चलिए अगले मनी9 के ये भी प्राइम मेंबर हैं रितेश सिंह जी। ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई सेमीकंडक्टर स्टॉक आप सजेस्ट कर दीजिए जहां पर ये दाव लगा सकें। जी देखिए, बिल्कुल। वैसे तो एक स्टॉक मेरे बहुत ध्यान में आ रहा है, थोड़ा सा इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि लोअर लेवल पे बाइंग करें और एसआईपी करके चले। मॉस्चिप टेक्नोलॉजी चार्ट पे बेहद शानदार लग रहा है। तो क्योंकि सिर्फ सेमीकंडक्टर का इन्होंने पर्टिकुलरली चॉइस दिया है, तो मैं उसी का क्षेत्र की कंपनी बता रही हूँ। मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज पे नजर बना के रखें। ये एक ऐसा काउंटर हो सकता है जो कि मुझे लगता है बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। कितने पे चल रहा है? 210 के आसपास। कहाँ तक जा सकता है? 250 पहला लेवल हमें लगता है जो ये दिखा सकता है। ऐसा टारगेट इसमें सेट किया जा सकता है। तो मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज पे नजर बना के चले और इसमें ट्रांचेस में बाय करें। एक साथ पूरा ना अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लगाएं। कुछ ट्रांचेस में इसमें बाइंग के मौके तलाशें। ओके, ठीक है मैम। मंटू कुमार जी ये पूछें कि वेदांता में
री एंट्री लेवल क्या हो सकता है मैम? जी बिल्कुल वेदांता की बात करें तो आज जिस तरह से इसने सरप्राइज किया नतीजे आने के बाद डाउन साइड पे, क्योंकि इस तरह का मोमेंटम, इतना बड़ा डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें री एंट्री के अगर मौके तलाशने हैं तो आज चल रहा है तकरीबन ये 704 के आसपास। हम इसे देखेंगे अराउंड द लेवल ऑफ 650 से लेके 620 के बीच में। मोटा मोटी बात करें तो 650 से लेके 620 के बीच में इसमें एंट्री के नए मौके तलाशे। ओके ठीक है मैम। अगला सवाल हमारे पास भेजा है राकेश जी ने मैम। ये पूछे कि IDFC फर्स्ट बैंक, इन्होंने 81 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है। अभी पूछें कि होल्ड करें या फिर निकल जाए इसमें से? देखिए बैंकिंग काउंटर्स अभी वैसे तो ठीक ही लग रहे हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलरली IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं तो ये काउंटर पे मुझे वापस से एक बार इनका बताएंगे आप बाइंग प्राइस? जी मैम, 81 रुपीज़। 81 रुपीज। बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखें कि 80 से 85 के जोन में ये घूमता हुआ नजर आएगा, तो एक स्टॉप लॉस 79 का लगा लें पोजीशन पे और बने रहें इस काउंटर पे। ठीक है, इस काउंटर में बने रहने की सलाह आपको यहाँ पर आस्था मैम ने दी है। अगला सवाल हमारे पास नीरज उपाध्याय जी ये पूछे मैम कि इनके पास IOL केमिकल्स एंड फार्मा, इसके शेयर्स हैं, 99 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है। अभी पूछ रहे हैं कि क्या इस लेवल पर इसमें और ऐड कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर जाएं इसमें? IOL केमिकल एंड फार्मा की यहाँ पे बात की है तो बिल्कुल इसमें एग्जिट मत करिए। फिर से जानना चाहूंगी जी मैम, इनका बाइंग जी इनका बाइंग प्राइस मैम 99 रुपीज़। जी 99 रुपीज के आसपास का बाइंग प्राइस है। हाँ जी। तो बिल्कुल अभी इसमें IOL केमिकल एंड फार्मा में होल्ड कर लीजिए। मुझे काफी उम्मीद है कि ये लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा काउंटर, तो यहाँ पे पहला टारगेट तो सेट कर सकते हैं 82 के आसपास, और उसके बाद मुझे लगता है और भी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पे अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर लें। ओके ठीक है मैम। प्रिंस जी ये पूछ रहे हैं कि MRPL ये 1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं और अभी 6 महीने तक और होल्ड इसको कर सकते हैं मैम। ये इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 167 रुपीज़। तो इसमें क्या करना चाहिए मैम? आपका सजेशन ये मांग रहे हैं, इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ही है ये इस वक्त। देखिए MRPL इनफैक्ट हमें काफी ज्यादा ये काउंटर पसंद आ रहा है, और मैंने कहीं पे ये बजट पिक के तौर पे भी दिया है जिसमें 185 का हमारा पहला लक्ष्य था। तो मुझे ये काउंटर अच्छा लग रहा है। अगेन नतीजे अगर आप देखने जाएंगे ना तो शानदार नतीजे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, तो कर लीजिए 160 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें 185 से 200 का टारगेट सेट किया जा सकता है। ओके 160 का स्टॉप लॉस इसमें आप एक मेंटेन करके प्रिंस जी चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास मैम आया है, इनका नाम है गिरगालिया जी। इन्होंने यहाँ पर जो इनका यूट्यूब हैंडल है, ये पूछे मैम कि HDFC बैंक में कहाँ पर एंट्री करने की आपकी सलाह रहेगी? देखिए बिल्कुल, अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं तो HDFC बैंक एक ऐसा काउंटर है जो कि नतीजों के बाद भी हमने देखा कि कुछ इसमें मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले इसे जरूर एक बार यहाँ पे सेट होने दिया जाए, तुरंत एंट्री के मौके ना तलाशें। 931 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 910 900 के जोन के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री के मौके तलाशें। ओके ठीक है मैम। अगला सवाल हमारे पास रिंकू जी का है, मनी 9 के भी प्राइम मेंबर हैं। ये पूछे हैं कि IRCTC के इनके पास शेयर्स हैं, 2 साल का टाइम है इनके पास मैम, और इसके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस आपसे जानना चाहते हैं। 2 साल का टाइम है, IRCTC के शेयर्स इनके पास है, बने रहिए। पहली चीज तो ये है, क्योंकि इतना लंबे समय हो तो डेफिनेटली इसमें बने रहने में ही भलाई है। लेकिन ये भी मान लीजिए कि थोड़ा वीकनेस आ सकती है, तो उसकी तैयारी जरूर रखें। IRCTC में होल्ड करने की सलाह रहेगी 2 साल के नजरिए से। इन्होंने क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस की डिमांड की है
तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस ये जो मेंटेन कर सकते हैं अपनी पोजीशन में, वो तकरीबन 580 का है। तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 650 के पार निकला तो फिर बढ़िया तेजी इसमें बनेगी, जो इसके 700 से 800 तक लेके जाएगी। पर 2 साल के लिए टारगेट्स यहाँ पे और रिवाइज किए जा सकते हैं। इनिशियल लेवल्स पे ये टारगेट दिए जा रहे हैं। ओके, अच्छा मैम, IRCTC इस वक्त 618 रुपये पर चल रहा है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 725 रुपीज़ है, तो इनके बाइंग जी प्राइस से तो काफ़ी नीचे है। जी 725 का इनका बाइंग प्राइस है। जी। तो मैंने जैसे आपको बोला 700 से 800 तक के हमें यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस वही रहेगा 580। ओके, ठीक है मैम। चलिए अगले सवाल की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, और अगले सवाल की तरफ बढ़ें उससे पहले एक बार मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर मार्केट में थोड़े से, हालांकि बाज़ार इस वक्त भी गिरावट के साथ काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी की यहाँ पर कोशिश बरकरार है। 25,300 के ऊपर इस वक्त निफ्टी एक बार फिर से पहुंच चुका है। सेंसेक्स की बात करें तो जब शुरुआत की थी शो की तो 450 से 500 पॉइंट्स गिरा हुआ था, लेकिन इस वक्त जो है 340 पॉइंट्स गिर कर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर भी आती हुई नज़र आ रही है। अब निफ्टी बैंक की एक बार बात करें तो 226 पॉइंट्स की यहाँ पर गिरावट है। निफ्टी आईटी इसके अंदर 400 से ज़्यादा पॉइंट 450 से ज़्यादा पॉइंट्स की इसमें गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप जो है इसमें एक भारी प्रेशर जो है आज वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास अमिता जी का है, मनी9 की प्राइम मेंबर हैं। मैम ये पूछें कि टाटा स्टील 189 में इन्होंने खरीदारी इसमें करी है, अब इसमें से ये एग्जिट कर लें या फिर बने रहें, क्या करना चाहिए इनको? देखिए टाटा स्टील की बात करें ना, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल बने रहिए। मेटल्स की जो ये तेजी आई थी, ये मुझे लगता है कि अभी तो आज हमने एक करेक्शन देखा है, बट हो सकता है कि वापस से ये करेक्शन खत्म होके और ये तेजी रिज्यूम हो। तो मेरे हिसाब से तो एक बार होल्ड कर लेना चाहिए, अगर रिस्क ले सकते हैं। वैसे तो अभी भी ये प्रॉफिट में है, 193 चल रहा है, 189 का आपने मुझे बताया कि इन्होंने कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर ये चाहें और रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन जरूर करिएगा 175 का, और पोजीशंस में बने रहे। तो वास्तव में हम चुन चुन के सेगमेंट के अंदर, हालांकि बाज़ार में माहौल तो सबको पता ही है कि बाज़ार में कितनी उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कोई एक टॉपिक आपकी जहां पर दांव लगाया जा सके मैम। देखिए बैंक अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो बजट से पहले कुछ लेके जाना थोड़ा जी। रिस्की ही कॉल रहता है, बट फिर भी किसी को रिस्क लेनी ही है तो फिर बैंक्स की तरफ ध्यान रखें। उसमें भी बंधन बैंक अच्छा लगता है। ओके। बंधन बैंक की बात करें तो जिस तरह का मूव आज ये इसने दिखा है, मुझे लगता है ये काउंटर ऐसा है जो और अच्छा तेज हो जाएगा। 154 के आसपास चल रहा है, इन्हीं स्तरों पे खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे पोजीशन में, वो तकरीबन यहाँ पे 143 143 की रहेगी। यहाँ से 10-11 रुपए नीचे का मैं लेवल दे रही हूँ, और टारगेट अब इसमें 168 के रख सकते हैं। तो एक ही काउंटर देना चाहूंगी क्योंकि बजट से जस्ट पहले का सत्र है ये, जी। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क कम लेने की सलाह है, और उस हिसाब से बंधन बैंक पे नजर बनाई जा सकती है। ओके, तो चुन चुन के में टॉप पिक जो आस्था मैम ने अपने यहाँ पर बताई वो है बंधन बैंक, जिसको आप करंट लेवल पर जो 154 के अराउंड है आप यहाँ पर बाइंग इसमें कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके लिए 143 रुपीज़ यहाँ पर मैम ने बताया है, और टारगेट 168 रुपीज़ यहाँ पर आस्था मैम की तरफ से सजेस्ट किया गया है। तो आस्था मैम बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मनी9 और मनी9 के व्यूअर्स को मैम देने के लिए, और जाते जाते आपको ये डिस्क्लेमर मैम देना चाहें। सबसे पहले तो मैं आपसे और सभी दर्शकों से माफी मांगती हूँ, आज बहुत इंटरनेट का इश्यू रहा, तो नो बीच इश्यूज में मैम। मुझे बेयर करने के लिए इंटरनेट के इश्यू की वजह से, तो उसके लिए क्षमा याचना। और दूसरी तरफ जो भी हमने यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है जो हम पीएमएस चलाते हैं, हेम पीएमएस के नाम से, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार?
टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।